नमस्कार मित्रों, मैं हूं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के राजनीति से जो उफान की शुरुआत हुई है, क्या उससे शरद पवार नुकसान में है या फिर भारतीय जनता पार्टी नुकसान में है। अभी अगर हम लोग देखें विधानसभा के भीतर के आंकड़े, यानी महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर के आंकड़े, उस दृष्टि से देखकर ऐसा कुछ लग रहा है कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन क्या यही वास्तविक स्थिति है? इस वीडियो में आगे के आने वाले कुछ मिनटों हम लोग डिकोड करेंगे कि क्या शरद पवार से पंगा बीजेपी को महंगा पड़ गया। कई सारे, ये मैं विश्लेषण इसलिए सुना रहा हूँ आप लोग, बहुत सारे विश्लेषकों का यह दावा है कि जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की 48 सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस कदम के बाद उनको डबल डिजिट में पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। क्या ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं? जबकि तमाम जगह चैनल और दूसरे तमाम जगह जो विश्लेषण दिखाए जा रहे हैं, गोदी मीडिया के मूलतः जो विश्लेषण है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि गुरु गुड़ और चेला चीनी हो गया। यानी वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शरद पवार जो कि गुरु थे वो तो गुड़ रह गए गुरु पूर्णिमा के दिन और चेला चीनी बन गए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी चीज़ कहा कि अरे ये तो ऑर्गेनिक वाला इंडिया है जहाँ पे चीनी को खराब माना जाता है और गुड़ को स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो क्या जैसे चीनी की तुलना में गुड़ ज़्यादा स्वास्थ्यकारी है, उसी तरह से शरद पवार को इससे नुकसान के बदले में लाभ की स्थितियां बन रही हैं? क्यों इस प्रकार की चीज़ें कही जा रही हैं? देखिए मित्रों, महाराष्ट्र की जो पूरी राजनीति है, जो पूरा उथल पुथल है, वो कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में एक वर्ष पहले भी हम लोगों ने देखा था कि शिवसेना के ऊपर इसी प्रकार से तोड़ फोड़ की कार्रवाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और शिवसेना दो भागों में टूट गई। एक शिवसेना उद्धव गुट और दूसरा शिवसेना एक शिंदे गुट। लेकिन आज किसकी स्थिति मजबूत है? आप कहेंगे कि भाई एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्थिति मजबूत है। जी हाँ, सदन के भीतर तो वो हैं और वो मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन अंततः कुछ महीनों बाद देश को लोकसभा चुनाव 2024 की तरफ बढ़ना है, तो उस दृष्टि से और आने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण स्थिति है? पिछले एक वर्ष में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं मित्रों, एक उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को अंतिम समय में अपने कैंडिडेट को वापस लेना पड़ गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कैंडिडेट बीजेपी वहाँ पे रखती है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता। बहुत सारे लोगों ने यह भी चीज़ कहा कि शायद वहाँ पर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती। कई अन्य जगहों पर भी शिवसेना उद्धव गुट और महाविकास आघाड़ी ने नए नए कीर्तिमान बनाए। विशेषकर शिवसेना के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, उसके प्रति, उद्धव ठाकरे के प्रति, आदित्य ठाकरे के प्रति, संजय राउत के प्रति सहानुभूति का फैक्टर भी जुड़ा। महाराष्ट्र के सियासत को अगर आप लोग समझते हैं तो वहाँ पे मराठी मानुष की संकल्पना काफ़ी मजबूत है। और वैसे स्थिति में जो मराठों में संदेश पहुँचा है वहाँ पे कि एक तरह से पहले तो जो है कि उद्धव ठाकरे जो कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनके विरासत को लेके वो चल रहे हैं। उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की गई, उन्हें उनके पार्टी के नाम से वंचित किया गया, उन्हें चुनाव चिन्ह से वंचित किया गया। उसको ही वहाँ के मराठा लोगों ने एक तरह से सहानुभूति और प्यार मोहब्बत दिया, और एक तरह से उद्धव ठाकरे अपने पहले के सीमा से ज़्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में आज महाराष्ट्र में मौजूद हैं। यही कारण है, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, चाहे वो पैक्स की सोसाइटीज़ हो, बाजार समिति हो, हर चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। और इन रिकॉर्ड के कारण ही बीजेपी बहुत टेंशन में थी। 80 सदस्यीय लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश के बाद 48 सदस्यीय लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र को लेकर चिंता बिल्कुल स्वाभाविक थी। उस चिंता को दूर करने के लिए शरद पवार के साथ ये घटनाक्रम, क्या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न होगी कि जो स्थिति उद्धव ठाकरे गुट के साथ हुई? उद्धव ठाकरे जरूर अभी प्रथम दृष्टिया देख के लगते हैं कि वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बर्बादी के कगार पे हैं, लेकिन जन समर्थन ये बता रहा है कि वो एक नए नायक के तौर पे महाराष्ट्र में उभर रहे हैं। शरद पवार के साथ भी मित्रों वही स्थितियां बनती आ रही हैं। आपको याद होगा शरद पवार अभी इस समय 82 वर्ष के हैं, इस दिसंबर में वो 83 वर्ष के हो जाएंगे। ये जो पूरा टक्कर हम लोगों को दिख रहा है हम लोगों को, केंद्र में अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करता है, उसके चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। और शरद पवार भारतीय राजनीति के
पुराने चाणक्य के रूप में माने जाते हैं। एक तरह से दो चाणक्यों की भिड़ंत की स्थिति है। कौन से चाणक्य रहेंगे लाभ में और कौन से चाणक्य रहेंगे हानि में, ये सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ है। देखिए, इस सवाल का उत्तर के लिए अगर हम लोग देखें 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे मित्रों, तो उस समय गठबंधन में कौन कौन लोग शामिल थे। गठबंधन में शामिल थे एनसीपी और कांग्रेस, और तमाम लोग उम्मीदें लगा रहे थे कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन 50 सीटों से कम पे सिमट जाएगी। लेकिन सतारा वो जगह रहा मित्रों जिसने महाराष्ट्र की राजनीति के पहिए को उल्टा कर दिया। आपको याद होगा वो दृश्य, आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, जहां भारी वर्षा में शरद पवार चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए। यानी एक बुजुर्ग नेता जो मराठी मानुष और अस्मिता के लिए पूरा जीवन संकल्पबद्ध रहे, उनको जनता ने देखा कि वो भारी वर्षा के बीच में भी संघर्ष कर रहे हैं, जनता के साथ अपने आप को जनता के साथ एकाकार कर रहे हैं। और उसी समय उनके ऊपर ईडी से संबंधित तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसके हमले भी हुए थे। और जिस गठबंधन को माना जाता था कि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन 50 से कम सीटों पर सिमट जाएगी, सीधे सीधे 100 से ऊपर सीटें आ गई मित्रों। तो ये एक राजनीति का एक पक्ष होता है कि आपको आपके साथ जब इस प्रकार का व्यवहार होता है और आपके ऊपर हमले होते हैं और आप जुझारू होकर अगर जनता के बीच में रहते हैं तो जनता का प्यार भी प्राप्त होता है। वो हम लोगों ने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा चलने के बाद राहुल गांधी को, जिनको माना जाता था कि वो भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं बचा, किस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक के चुनाव परिणामों को बदल दिया। अभी तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी उसके रंग दिखने बाकी हैं मित्रों। लेकिन फिर से अगर हम लोग देखें, वही सतारा, उसी सतारा में फिर से जो 2019 में जिस सतारा ने एक तरह से शरद पवार को नई ऊंचाई प्रदान की थी, जब 2 जुलाई को सत्ता परिवर्तन होता है महाराष्ट्र में, तो उसी सतारा में पहुंचते हैं शरद पवार। आज एक तरह से 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन, और सतारा में जनता का जनसैलाब उनके लिए उमड़ पड़ता है, उनके लिए नारेबाजी लगने शुरू हो जाते हैं। और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से शरद पवार और बाकी लोग समर्थक लोग जो है वो अजीत पवार के पोस्टरों के ऊपर कालिख पोतते हुए नजर आते हैं। ये है जन भावना। यही कारण है कि हम लोगों ने देखा आज जब सतारा में भी जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे शरद पवार, तो बड़े ही हल्के मूड में थे, उनको हंसी ठठाके लगाते हुए भी देखा गया। कल भी हम लोगों ने देखा था कि वो बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे थे, क्योंकि शरद पवार ने बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है मित्रों कि 1986 में भी जब वो 58 सदस्यों के साथ जीते थे तो उनके 52 सदस्य अलग हो गए थे और वो केवल 5 विधायक और प्लस वो उनके नेता के रूप में मौजूद थे। लेकिन लगातार जनता के साथ उन्होंने संवाद स्थापित किया और अगले चुनाव में वो 58 पे नहीं रुके, बल्कि उनकी संख्या बढ़कर 79 हो गई। यानी जो पार्टी टूटने के बाद केवल 6 पे बची थी, वो 79 पे पहुंच गई। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो दौर कोई और था, ये दौर कोई और है, और अब उम्र के संबंधी पाबंदियां भी उनके ऊपर लग रही है। लेकिन जिस प्रकार से कल से उनके तमाम गतिविधियों को अगर हम लोग देखते हैं और आज जिस तरह से वो जनता के साथ थे हर जगह, देख के नहीं लग रहा कि उम्र को वो कहीं पे भी सीमा में, उम्र की सीमा में वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज के समय में जो महाराष्ट्र की ग्राउंड की स्थिति है मित्रों, वो स्थिति यह है कि वहाँ कहीं न कहीं लोगों के बीच में एक संदेश गया है कि पहले उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला, जबकि मित्रों ध्यान में हो कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के एक तरह से वारिस के रूप में हैं और वो उनकी यादों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे एक तरह से अगर हम लोग कह दें कि शरद पवार खुद मौजूद हैं, लगभग 83 वर्षीय शरद पवार खुद जनता से संवाद कर रहे हैं। तो इनकी स्थिति, जो पूरा मामला है, वहाँ पे जनता में संदेश यह गया है कि जो महाराष्ट्र की 2 पुरानी पार्टियाँ थीं, शिवसेना और एनसीपी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किया। हालांकि कई सारे सवाल भी मित्रों उठ रहे हैं। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अगर शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं तो उनके नाक के नीचे ऐसी घटना घट कैसे गई? कोई एक दिन में तो ये पूरे वारदात घटी नहीं होगी, तो उन्हें कैसे पता नहीं चला कि उनके भतीजे क्या करने जा रहे हैं? लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने मित्रों भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज भी किया है। एक्सपोज 2 रूपों में कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे के शिवसेना को तोड़ा गया था,
उसे असंवैधानिक बताया था मित्रों, और साथ ही साथ माना गया था कि राज्यपाल के कदम असंवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा ना देते तो वो समय के काल चक्र को फिर से वापस करते हुए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे पहले ही त्यागपत्र दे चुके थे इसलिए ये स्थितियां नहीं आ सकती थीं। ये तमाम प्रतिक्रियाएं मौजूद थी। उस समय काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हुई थी, लेकिन उसके 1 साल बाद फिर से महाराष्ट्र में ये घटनाक्रम घटी है, जिसे ग्रामीण महाराष्ट्र में जो वहाँ की रिपोर्टें आ रही वहाँ की जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, और उन्होंने इस प्रकार से तोड़फोड़ कराने वाले और दल बदलू नेताओं के ऊपर अपनी आक्रोश जो है कि वो बिल्कुल रेखांकित कर दिया है। ऐसे स्थिति में जो महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, यानी शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार, ये गठबंधन जमीन पे अब इसकी मारक क्षमता पहले से भी ज़्यादा तगड़ी हो गई है। अंततः सरकार अभी जरूर चलेगी, लेकिन सरकार चलते हुए चुनाव के मैदान में भी जाना है, और चुनावी मैदान में जनता का समर्थन अगर इन्हें प्राप्त होता है तो वैसे स्थिति में चाणक्य शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। और ये भारी इस दृष्टि से भी पड़ रहा है मित्रों कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 जून को कहा कि वो एक एक करके गारंटी देते हैं कि एक एक भ्रष्टाचारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने गिनती कराई थी कि जो विपक्षी गठबंधन में शामिल लोग हैं उसमें 20 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, और उसमें से 2 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप एनसीपी के ऊपर लगाया गया था। तमाम घोटालाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा नाम लिया था। सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले, ये तमाम मामले थे, और उसमें से सिंचाई घोटाला के 70,000 करोड़ के आरोपी स्वयं अजित पवार थे, जिसको लेकर बड़ी टिप्पणियां, कठोर टिप्पणियां पहले से दी जा रही थी, लेकिन उनको अब वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ऐसे स्थिति में बीजेपी का जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है उसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं कि 27 जून को तो प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन 2 जुलाई को तो वो राजभवन पहुंच जाते हैं और उप मुख्यमंत्री का शपथ ले लेते हैं। और इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रफुल्ल पटेल, जिनकी भारी मात्रा में संपत्ति को अटैच किया गया है ईडी की तरफ से, उनको भी जो है कि वो भी अब इसमें शामिल हो गए और उनके केंद्रीय मंत्री बनने की बड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसा लग रहा है, और तमाम जो लोग आंतरिक तौर पे जो रिपोर्ट कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां आ रही हैं उसके आधार पे यही कहा जा रहा है कि ये जो भ्रष्टाचार के जो इनके ऊपर आरोप थे उनके ऊपर 2 तरह के, चूंकि देखिए हसन मियाँलाल मुशर्रफ, जिनका नाम भूला नहीं जा सकता, जनवरी में भी उनके ऊपर ईडी के रेड, फरवरी में भी ईडी के रेड, मार्च में भी ईडी के रेड, लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही थी, और हसन मियाँलाल मुशर्रफ भी इस सरकार में मंत्री का पद का बर्थ पा चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को 2 विकल्प दिए गए थे, या तो आप जेल जाएं या तो फिर आप राजभवन में माननीय राज्यपाल के हाथों से उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री का पद लें। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस रूप में एक्सपोज नहीं होगी शरद पवार के दाव से, या इस पूरे अपने दाव से, कि उनका भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो पूरी लड़ाई थी, जिसके ऊपर बड़े हमले किए जाते थे, वो हमला काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। उल्टे भ्रष्टाचार के आरोपी बड़े बड़े पुरस्कार पाते हुए पाए जा रहे हैं। ये कुछ गंभीर सवाल, क्योंकि देखिए लंबा समय टाइम फ्रेम नहीं था मित्रों। 27 जून का बयान और 2 जुलाई को पुरस्कार, ये बिल्कुल एक संक्षिप्त सी अवधि थी, और इस अवधि में ये पूरी घटनाक्रम घटी है। इसने भारतीय जनता के जनमानस को कहीं न कहीं झकझोर दिया। और जो लोग अब ये दावे कर रहे हैं कि पटना में भी अभी हलचल होंगे, वहाँ पे जदयू टूटने के कगार पे, तमाम बड़े नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, तो ये एक ऐसी स्थिति है जिससे कि विपक्ष के प्रति एक सहानुभूति की राष्ट्रीय स्थिति स्वाभाविक तौर पे बनती चली जा रही है। हम लोगों ने देखा है कि जदयू की स्थिति भी कहीं न कहीं पिछले चुनाव में वैसा वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी विधानसभा चुनाव में, और वो उसका प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर रहा था। लेकिन जो नई स्थिति बनी है, वैसे स्थिति में कहीं न कहीं जदयू के प्रति भी सहानुभूति फैक्टर बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन बिहार की चर्चा कभी हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की ज़मीनी स्थिति यही है कि वहाँ पे वर्तमान समय में जो बीजेपी का दाव है, यानी शरद पवार के साथ पंगा, भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद मित्रों।